पैदाइश तो है जी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में। वहाँ मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और उसके बाद वहीं से इब्तदाई तालीम प्राइमरी, उसके बाद लाहौर मुस्तकिल आ गए और लाहौर में फिर सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से मैट्रिक किया, एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की और ड्यूरिंग कॉलेज ही टीवी और फिल्म के लिए कोशिश करता रहा गाने के लिए। और मेरा ख़्याल है कि स्ट्रगल पीरियड कोई 6, 7, 8 साल का है कि मुझे चांस मिला टीवी में गाने का और फिल्म में गाने का। फिर जब एक गाना रिकॉर्ड हो गया या एक चांस मिल गया तो उसके बाद उसको गाने की पॉपुलैरिटी के लिए काफ़ी साल इंतज़ार करना पड़ा कि गाना हिट हो और उसके बाद इस प्रोफेशन को अपनाया जाए या छोड़ दिया जाए। 75 में मेरा पहला गीत ऑन एयर गया जो कि बहुत मकबूल हुआ। एक तो था जी रहे हैं हम तन्हा और एक था प्यार तो एक दिन होना था हो गया। ये 2 गीतों की मकबूलियत से मुझे मुस्तकिल फिल्म और टीवी के लिए काम करना पड़ा और तब से अब तक इसी प्रोफेशन को अपनाया हुए हूँ और इसके अलावा कुछ और नहीं कर सका। ये है कि मुल्क से बाहर बहुत गया, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, मिडल ईस्ट, उसके अलावा कीनिया भी गया, अफ्रीका, और अपने मुल्क के भी मुख्तलिफ़ शहरों में जब भी कभी परफॉर्मेंसेस होती हैं ज़रूर जाता हूँ। बाहर के ममालिक में से कौन सा मुल्क या कौन से मुल्क के लोग आपको ज़्यादा पसंद आए? मुझे ये कीनियन लोग बहुत पसंद आए। तकरीबन वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं वो बहुत तादाद में हैं और वैसे भी वो लोग जो हैं जो एज नेशन वो जो कीनियन लोकल वहाँ के जो हैं वो भी बड़े यानी अच्छे लोग हैं। बाकी अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन ये है कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। इसके अलावा बाकी दूसरे मुल्कों में कुछ तासुब ज़्यादा है। अपने लोग तो खैर अच्छे ही हैं जो मिलते हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर से, लेकिन ये है कि अदरवाइज़ जो वहाँ के हैं वो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया उनसे मिलके, कोई इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ये नहीं कि सारे ही बुरे होते हैं, अच्छे लोग भी हैं उनमें, मोहब्बत करने वाले भी हैं। लेकिन ज़्यादातर यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही एयरपोर्ट पे ही उनका मूड ऑफ हो जाता है। वो कुछ हमारे भाइयों की मेहरबानियों से जिन्होंने कुछ ऐसा काम दिखाया हुआ है, कुछ ऐसी बातें उसकी वजह से। लेकिन यह है कि आर्टिस्ट होने के नाते इज़्ज़त भी करते हैं, अच्छा भी समझते हैं, प्यार भी करते हैं। आपको तकरीबन कितना अर्सा हो गया यहाँ फिल्म इंडस्ट्री और एज ए प्रोफेशनल सिंगर? तकरीबन 20 साल एट लास्ट। हाँ। तो इसमें आपके लिए कौन सा दौर जो था वो बेहतरीन दौर आप कह सकते हैं? बेहतरीन दौर जो शुरू का था तकरीबन 75 से 82 तक बहुत बेहतर था। उसके बाद फिर जो स्लम्प आया है फिल्म इंडस्ट्री पे, कुछ उर्दू फिल्मों की कमी नाकामी की वजह से, कुछ पंजाबी फिल्मों की भरमार से, तो उसके बहुत देर बाद ये 2-1 साल जो हैं ये कुछ बेहतर
आए हैं फ़िल्म के लिए और अब फ़िल्म में कुछ काम हो रहा है। क्योंकि पंजाबी फ़िल्म में ज़ाहिर है कि हम लोग मेल सॉन्ग ज़रा कम होते हैं, उसकी वजह शायद यही है कि एक तो राही साहब ज़्यादातर फ़िल्म में छाए हुए थे पंजाबी फ़िल्म में, तो आम तौर पे उनका रोल ऐसा नहीं होता था कि वो गीत गाएं फ़िल्म के लिए, तो मेल सिंगर के लिए ज़रा स्कोप कम था। अब नए लड़के आए हैं, नए चेहरे आए हैं और उर्दू फ़िल्म शुरू हुई है, तो अब कुछ फिर से काम शुरू हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से आप क्या समझते हैं कि फिल्म का मयार जो है वो बड़ा है या घटा है? स्वाय चंद एक डायरेक्टर्स के, बाकी कोई इतनी मयारी फ़िल्म नहीं दे रहे। इसकी आप क्या वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एजुकेशन है और टेक्निकली नॉलेज है जो है उसकी वजह है। मेरा ख़्याल है कि हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को बाहर के मुल्कों में जाके कम से कम स्टडी ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरा ख्याल है वो हॉलीवुड स्टूडियो ही, यूनिवर्सल स्टूडियो ही देखें और वहाँ जाके अगर वो सिर्फ जैसे वो स्टूडियो विज़िट करवाते हैं वो विज़िट ही करें तो वो उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा आम तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस तरफ जाना पसंद नहीं करता। हालांकि फ़िल्म इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है, हमारे स्टूडियोज़ में इतना कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी शराफत है और ऐसी कोई लोगों के जो जहन में है वो कि पता नहीं वो जगह अच्छी नहीं है, ये ऐसी बात है। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग काम करेंगे तो मेयार बढ़ेगा। और आज का दौर तो बग़ैर एजुकेशन के किसी काम में भी कुछ नहीं है जब तक एजुकेशन नहीं है। हमारे पुराने डायरेक्टर्स जो थे वो उनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे और अब जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, एजुकेशन वाइज कम हैं। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि जब इब्तदा थी तो तमाम हदायतकार, फनकार और इवन मौसीकार भी एजुकेटेड लोग थे और उनकी जगह ये गैर तालीम याफ्ता इनएक्सपीरियंस लोगों ने किस तरह ले ली और क्या वजूहात हुई कि उन पढ़े लिखे लोगों ने अपने शागिर्दों में कोई अच्छे तालीम याफ्ता शागिर्द क्यों नहीं छोड़े? ये तो एक किस्म का टॉपल होने वाली जी है कि एकदम जी मैं तबका जो है उसके ऊपर हावी हो। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि एक तो हमारी उस वक्त सिल्वर स्क्रीन जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, क्रेज़ था फ़िल्म का बहुत ज़्यादा, बड़ी स्क्रीन का, और लोगों को इसमें नज़र भी आता था कुछ। एक तो पहले इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले एक मार्केट वास्ट थी, फिर पाकिस्तान बना, उसके बाद भी इंडिया की फ़िल्म आती रही, पाकिस्तान की फ़िल्म जाती रही, मार्केट बड़ी थी। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बन गया, एक वो मार्केट भी हमारे हाथ से गई। उसके अलावा ये हुआ कि हमारे जो डायरेक्टर हजरात थे, जब थोड़ा सा सिनेमा स्क्रीन से लोगों का ध्यान हटा है 77 में या 78 से, वीडियो और टीवी और इस किस्म की चीज़ों से, तो लोगों का कुछ ध्यान बट गया और वो उन्होंने अपने आप को लॉस में फ़ील करना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर ने ख़ास तौर से कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, और जब प्रोड्यूसर नहीं होगा तो डायरेक्टर तो ज़ाहिर है फिर नहीं होगा। उससे ये हुआ कि कुछ लोगों ने फ़िल्म में इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया, फ़िल्म साजी ख़त्म हो गई, बंद हो गई। उससे ये हुआ कि कुछ जो लोग थे वो भी इस लाइन को छोड़ गए। तीसरी बात जो मैं इस चीज़ में फ़ील करता हूँ वो ये है कि हमारे जो सीनियर डायरेक्टर्स थे और पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने साथ बहुत कम एजुकेटेड लोग रखे, उन्होंने ज़्यादातर अनपढ़ असिस्टेंट रखे। जिन मेरा तो ख्याल है कि वो ये चाहते थे कि भाई हमारे सामने कोई खड़ा ना हो जाए, को बोले ना, या वो अपना रोब रखना चाहते थे, इसलिए इस किस्म के असिस्टेंट्स को रखते थे। अब यही है कि वही खेप जो है वो जब आगे बढ़ी है तो वो लोग ही थे काम करने वाले, और कोई था नहीं। तो उससे ये हुआ कि एजुकेशन का म्यार या उसका असर फ़िल्म के फीते पे भी पड़ा है।
और वो मयारी फ़िल्म जो हम सोचते थे कि बनेगी वो नहीं बनी, क्योंकि आप पुरानी फ़िल्में देखें वो आपको उनमें काफ़ी कुछ नज़र आएगा बनिस्बत आज की फ़िल्म के। यही बात है कि पुराने नामों में से आप 20 नाम ऐसे जी हाँ। गिना सकते हैं जी, जी। जो कि अपने नकूश छोड़ गए, जी, जी। लेकिन अपने शागिर्द नहीं छोड़ गए, और यही सही। मौसीकी के लिहाज से आप हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस शोबे में कुछ तरक्की हुई है या तनाज़ुर है? मौसीकी का काफ़ी जो पुरानी है, पुराने गीत हैं वो आज भी दुनिया याद करती है, आज भी उनको पसंद हैं। और फिर बीच में एक ऐसा भी टाइम आता है कि जब कोई गीत निकला ही नहीं, आया ही नहीं। अब इस दौर में कुछ सालों से, 1-2 साल से कुछ फ़िल्म का म्यूज़िक जो है वो फिर से अप हुआ है। कुछ नए लड़के भी आए हैं, कुछ मौसीकारों ने काम भी किया, मेहनत भी की है। लेकिन वो बात आपकी सही है कि मौसीकी में भी हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी छोड़ गए तकरीबन, और जो अच्छे सुलझे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। और यूँ तो हमारी मशरक़ी मौसीकी ज़्यादातर अनरिटन म्यूज़िक होता है। जी, जी। तो कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो म्यूज़िक को राइट कर सकें और बाकायदा उसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, ऑर्केस्ट्रा के नहीं वो तो बजाया जा सके। एक्चुअली जो है जब कोई गीत कंपोज़ होता है तो उसको बाकायदा लिखा जाता है। मौसीकी उसकी लैंग्वेज जो है नोटेशन उसको कहा जाता है, वो बाकायदा लिखी जाती है, और वो ऑर्केस्ट्रा जो है उसको सामने रख के बजाता है सारा, वायलिनिस्ट ख़ास तौर से। और बाकी लोग जो हैं वो भी अपने अपने तौर पे अपनी समझ के मुताबिक नोटेशन करके रख लेते हैं। तो वो तो होती है, नोटेशन तो होती है। हाँ। रिकॉर्डिंग के हवाले से आप कहेंगे कुछ जदीद टेक्नोलॉजी और जी, स्टूडियो का? जी। बहुत बेहतर होगी रिकॉर्डिंग अब हमारी। अब नया इक्विपमेंट आया है, नए स्टूडियोज़ बन गए हैं, अब प्राइवेट स्टूडियोज़ भी बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं। उनमें लेटेस्ट इक्विपमेंट सारा है, और अच्छे लड़के हैं काम कर रहे हैं, शौक़ से करने वाले। और स्टूडियोज़ में भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग अब तो खैर हो रही है, वहाँ पे भी उन्होंने सारा लेटेस्ट सामान लगवाया है। और आगे से वैसे रिकॉर्डिंग का मेयार भी बहुत बेहतर है, गुज़श्ता सालों से बहुत बेहतर है और बड़ा अच्छा है। अब सवालात बहसीयत पाकिस्तानी होने के आपसे मैं करना चाहूँगा, जी, जी। जिसमें आप मुल्की माहौल और हालात उसके हवाले से आपने बचपन गुजारा और कितना बहुत। जैसे फ़नकार आदमी, जी। क्योंकि फ़नकार हसास होता है, वो इर्द गिर्द के माहौल से भी असर देता है। जी हाँ। आपके क्या ख्यालात हैं कि हालात जो हैं कुछ बेहतर हुए हैं या हम गहराई में जा रहे हैं, नीचे की तरफ तनज़ुल की तरफ जा रहे हैं? वैसे तो एक्चुअली देखिए हालात तकरीबन हर मुल्क के ही गड़बड़ हैं। जंग और धमाके और ये धुएं के बादल तो बाहर भी हैं मुल्कों में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही, जैसे कराची का माहौल ख़राब हुआ है और उसके बाद अब लाहौर में भी शुरू है, और इसके अलावा भी लोगों में बेचैनी है, और पोल्यूशन इस हद तक बढ़ी हुई है कि सांस लेना जो है वो भी मुश्किल से। तो लोग इस वक्त सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बस यह है कि जो भी कोई एजेंसी या जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, उन लोगों ने लोगों की ज़िंदगी तो इस वक्त जीरन की हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि जो है अगर माजी की तरफ लौटें तो उस वक्त तो खैर हम लोग तो चक्कू से डरते थे, अब तो क्लैशनकोफ जो है वो
उसका मतलब वो तो इस तरह है जैसे खिलौना हाथ में पकड़ा हुआ है। और इन तमाम हालात की ज़्यादातर वजूहात या कोई ऐसी ख़ास एक वजह आप नज़र में समझ आती है? मुझे तो ये बस ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि एक दूसरे को फ्लॉप करने के लिए एक गवर्नमेंट आती है, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लोग या वो लोग तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे बीच में हैं, शरपसंद हैं, जो कि ये काम करके एक दूसरे के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। फ़िरकाबाज़ी या फ़िरका परस्ती, कुछ मजहबी जुनून और कुछ इस किस्म से जो लोग हैं, ये इस किस्म के काम कर रहे हैं। कुछ गैर मुल्की लोग भी सुना है इसमें मुलव्वस हैं और कुछ अपने भी हैं। बहरहाल ये है कि खून इंसानी तो नहीं बहना चाहिए और ये जो कुछ भी हो रहा है नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से मैं तो एज़ ए आर्टिस्ट क्या बाकी लोग भी जो हैं वो भी नहायत परेशान हैं। घर से निकलते हुए किसी को पता नहीं होता वापस आना नहीं आना। ऐसा माहौल हो जाए तो कौन कह सकता है कि सुकून है या कोई ऐसी बात है। इस बेचैनी का जो सबब है वो क्या, बेरोज़गारी या जी, एक माशी? एक एक वजह ये भी है, बेरोज़गारी है। एक वजह ये भी है, कल मैं कार्टून देख रहा था कि 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एक बच्चा उससे पूछ रहा तुम पढ़कर क्या बनोगे? तो वो कहता बेरोज़गार। तो हमारा मतलब इस वक्त कौम की सोच यही हुई है कि पढ़ लिख के भी क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना। बेरोज़गारी की वजह से भी इस किस्म के हालात, ये डाके, चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सब कुछ वो भी एक वजह है। लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। इसका हल तो यही है कि मुल्क में इंडस्ट्री लगे और कारखाने लगें, लोगों को काम मिले, बिज़नेस का सिलसिला ठीक हो, तभी है सरमायादार अपना सरमाया लगाने में आर महसूस ना करे, उसको नज़र आता हो कि मुझे मेरे सरमाया में आगे मुझे कुछ मिलेगा। तो कुछ ये वजह भी है। अब जैसे वज़ीर आज़म साहिबा सोच रही हैं इंडस्ट्री लगाने का गांव-गांव में और इधर उधर कारखाने लगाने के लिए, ताकि लोग अपने अपने शहर को वापस जाएं और वहाँ जाके काम करें। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन उस वक्त तक जब तक अमल दरामद नहीं होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये सब कुछ हो। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि जैसे प्लानिंग की गई है ये सारा कुछ हो और बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो ये मसाइल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इन मसाइल की मौजूदगी में बहुत सारे समाजी और माशी और मसाइल की वजह से कौम के किरदार के ऊपर भी काफ़ी मनफी असर है जी, बहुत। जी हाँ, हर एक बाइकों पर एक्टर जी जी, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। सही। तो वो फिर जब वो एक किरदार का हिस्सा बनने लगे तो भाई कौन जो है वो तो भाई की तरफ जा सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक्चुअली जो रेस जो लगी हुई है, पैसे की रेस, कि मेरे पास अगर आपके पास गाड़ी है तो मैं सोचूंगा कि मैं छीन के अपने पास गाड़ी क्यों ना रखूं, चाहे मुझे छीनना पड़े उसको। और अगर मेरे घर में टीवी वीसीआर है या कोई और चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। पहले ये रेस नहीं थी, लोग सिंपल थे, सादा थे और सादगी से ज़िंदगी बसर करते थे, कनात पसंद थे। अब ये जो देखा देखी की गेम है, ये जो है सिलसिला, इसकी वजह से भी माशरे में बहुत सारी ख़राबियाँ और बुराइयाँ पैदा हुई हैं। उसमें तो यही है कि अगर हम आज भी फिर अपनी पुरानी रवायतों पे आ जाएं कि हम कनात पसंद हो जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली लोग महंगाई से भी बेहद तंग हैं, वहाँ से भी एक ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि जिसका हल कोई भी किसी हुकूमत ने भी आके नहीं किया। महंगाई बढ़ती ही गई है, बिल्स बढ़ते ही गए हैं, सरचार्ज लगते ही रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है। लेकिन क्या है कि उसका
कुछ सद्देबाब जो है वो नहीं हो पा रहा कि इसका हल क्या है। आम आदमी की इनकम, उसके सोर्सेज जो हैं, उसके हिसाब से उसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, वो कोई नहीं सोच रहा। लोग बेचारे रो ही रहे हैं इस बात पे कि इतने इतने ज़्यादा बिल्स आते हैं और ये आता है वो आता है। तो बहरहाल एक हम जैसा मिडिल क्लास जो है उसका बुरा हाल है, तो जो लोअर क्लास है उसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। ऐसी सूरत में तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है की पॉलिसी जो है वो निस्बतन बेहतर होगी जाएगी निस्बत इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेल्स के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है जी जी उनके का जो बोझ है वो ज़्यादातर छोटे तबके के ऊपर पड़ता है। जी जी जी। तो इस किस्म की पॉलिसी के बजाय आपके क्या ख्याल में टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस और एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा तो इसमें शऊर नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये सोचने के आम आदमी के लिए जितनी भी सहूलत हो सके या उसके जितना भी भला हो सके वो होना चाहिए, चाहे किसी सूरत में भी हो। पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो हर आदमी के लिए काबिल कबूल हो और काबिल बर्दाश्त हो। जिस आदमी के पास पैसा ही बहुत है उसको कितना भी टैक्स लग जाए, कितना भी बिल आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो उसको पड़ता है जिसके पास इतना नहीं आता, और फिर इसीलिए बेईमानी होती है, इसलिए रिश्वत होती है, इसीलिए सारा कुछ होता है। अगर ये चीज़ें ना हों या अपने लिमिट में हों तो मेरा ख़्याल लोग ईमानदारी से सब कुछ करें। एक सवाल में पाकिस्तान की 19 से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है जी जी और बच्चों के हवाले से ये ऐसे माशरे में जहाँ आगे बहुत सारी प्रेशर्स हैं, जी जी ये दो तबके जो हैं ये निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर हैं और इस्तेसाल का शिकार हैं। उसमें आप क्या कहेंगे कि औरतों और बच्चों, ख़ासतौर पर बच्चों का जी जी मुस्तक़बिल क्या है पाकिस्तान में और क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, क्या तब्दीलियाँ आप समझ सकते हैं? औरतों के लिए तो इस वक्त मेरा ख्याल काफ़ी सारी स्कीम्स शुरू हैं और काफ़ी सारी तंजीमों ने काम शुरू किया हुआ है। बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बच्चों के लिए तो एजुकेशन का होना बड़ा ज़रूरी, और वो भी फ्री एजुकेशन हो मेरा ख़्याल में तो फिर तो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि जिस तरह हम देखते हैं वर्कशॉप्स पे, पेट्रोल पंप्स पे, भट्टे पे और जगहों में जहाँ जहाँ ये बच्चे छोटे काम करते हैं, अगर उनको फ्री एजुकेशन मिले तो ये कम से कम एक कारआमद फ़र्द बन सकते हैं माशरे के। लेकिन एक कोई फ़र्क है कि फ्री एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं या साथ साथ कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जी कंपल्सरी भी होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ जी फ्री तो अवेलेबल हो भी, बहुत सारे वजूहात की बिना पर जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को वो तालीम के लिए नहीं भेजते जी जी कि उनका कुछ ना कुछ वो कमाई का बायस बने हैं। जी जी उस सूरत में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कुछ मयार होना चाहिए, चाहे वो प्राइम या मिडिल क्लास। जी 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 कुछ शुरू मेरा ख्याल है पिछले दिनों हुआ था कि 5वीं जमात तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उस पे अमल दरामद हुआ नहीं हुआ ये कुछ पता नहीं है। बहरहाल ये है कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को पढ़ाने के या पालने के काबिल नहीं हैं, वो तो फिर इधर ही भेजेंगे, काम सीखें और वो कमा के लाएँ और जो भी है। तो इसका सद्भाव क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये तो एक्चुअली जो हाकिम वक्त हैं वही इसका जवाब दे सकते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है और वो किस तरह करना चाहते हैं। बहरहाल हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खेलने की उम्र में खेलें, काम ना करें, पढ़ें और उनको दूसरे बच्चों की तरह एजुकेशन मिले। एक सवाल
जी। इंटरेस्ट है? जब मैं जब सिंगिंग शुरू की थी तो तब से ही मैंने इस तरफ भी ध्यान दिया और गॉस्पल सिंगिंग कैसेट्स भी बनाए। और मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो भी मेरे साथ, दो मेरे सिंगर हजरात शामिल रहे, म्यूज़िशंस भी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी। इस मसले में मैंने बहुत सारे फलाही काम भी किए गॉस्पल सिंगिंग के ज़रिए, और मैं इंग्लैंड तक भी गया हूँ इस अपनी टीम लेकर, और वहाँ पे भी परफॉर्म करके आया। तो ये तो एक फ़र्ज़ समझ के इसको मैं ज़रूर करता हूँ, ये भी साथ साथ चल रहा है। उसी हवाले से, क्योंकि ऐसी मौसीकी में ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात ही होती है, जी तो जी क्या आप इसको बच्चों के लिए या जनरल पब्लिक जी जी को अप्रोच करने की भी कोशिश करते हैं जी या हाँ। करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। वो वो उसके थ्रू मैसेजेस जो हैं वो कुछ पहुँचें जी हाँ, लोगों उसमें है वो बाकायदा बच्चों के लिए भी अलहदा से कैसेट्स बनते हैं, और आम यानी जनरल बात करने के लिए वो भी बनते हैं। और वो ये है कि मुल्की सतह पे भी जिस तरह हम अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, उसके लिए हम अपने लोगों की सलामती चाहते हैं, उस किस्म की बात भी पोइट्री में बाद औक़ात आती है और हम लोग वो गाते हैं। और जनरल भलाई की बातें कह लें या जिसमें कुछ थोड़ी नसीहत होती है वो भी साथ साथ चलती है। तो ये सारा कुछ शामिल होता है उसमें गॉस्पल सिंगिंग में, और जनरल बात भी होती है और रिलीजियस भी होती है। और इसके अलावा यह है कि कोई ऐसी किसी ख़ास टॉपिक पे हमने कुछ लिखना हो, कोई कहना हो, वो भी हम कर लेते हैं। आखिर में क्वेश्चन में कोई आपकी ऐसी देरीना ख्वाहिश हो जो अभी पूरी ना हुई हो और करना चाहें? बस मैं अपने मुल्क को बड़ा शाद देखना चाहता हूँ। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, चूँकि मेरा मुल्क जो है उसके पास चारों मौसम हैं, दरिया, पहाड़, समंदर, हर किस्म की सब्ज़ी है, रेगिस्तान है, नखलिस्तान है, और खूबसूरत तरीन ख़ित्ता है ये दुनिया का। हम बाहर गए हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अपने मुल्क से खूबसूरत नहीं लगा कोई मुल्क। तो यह है कि बस अमन और सलामती जो है उसकी बहुत ख्वाहिश है कि वो हो और लोग खुश रहें और खुश हों। ये जो टेंशन्स है और जो परेशानियां हैं, ये किसी तरह से खुदा करे कि हम ख़त्म करने के काबिल हो सकें। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो इस वक्त यही है जी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।